इंटरनेशनल करंट अफेयर में जो पहली न्यूज़ है वो है इंडियन यूरोपियन यूनियन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है हाल ही में, और कुछ हमारे फ्रेमवर्क्स डिसाइड हुए। तो हमें जो पढ़ना है वो 360 डिग्री को सोच करके पढ़ना है कि हम एक कॉम्प्रीहेंसिव, एक ही न्यूज़ से कॉम्प्रीहेंसिव अपने करंट अफेयर कैसे तैयार करें। ये मैगजीन्स में न्यूज़ आती हैं, सिर्फ कोई करंट अफेयर नहीं आते हैं। इन न्यूज़ से करंट अफेयर तैयार किए जाते हैं। तो इसमें जो पहली चीज़ आई है वो आई है कि भाई जो इंडियन यूरोपियन यूनियन है उन्होंने एक डील साइन की जिसका नाम है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। मदर ऑफ ऑल डील्स बोला गया इसको, क्योंकि ये बहुत बड़ी डील थी। तो हमें सबसे जो पहली चीज़ याद रखनी है वो याद रखनी है कि ईयू जो है भारत का 22nd FTA पार्टनर बन गया है। तो इंडिया और ईयू के बीच में जो हुआ है, तो इंडिया ने अपना 22nd FTA अपना कंप्लीट किया है किसके साथ, इंडिया और ईयू के बीच में। तो पहली चीज़ तो ये फैक्ट ही आपको याद रखना है कि इंडिया और ईयू के बीच में 22nd नंबर का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। यानी कि इससे हमें पता चलता है, यहाँ से हमारा एनालिसिस निकल के आता है कि 22 अगर हमने ईयू के साथ किया है तो इसका मतलब है कि 21 हमारे पहले भी हो चुके हैं किसी और के साथ। तो ये कोई एक नई न्यूज़ नहीं है, कोई एक नई चीज़ नहीं है हमारे लिए। हम पहले भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे इस चीज़ को कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं। ओके, दूसरी चीज़ क्या निकल के आई भाई? दूसरी चीज़ निकल के आई कि 16th जो सबमिट हुआ था एनुअली इंडिया में, उसके बीच में ये FTA डिसाइड किया गया। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ निकल के आई वो आई विजन 2030। तो हमने एजेंडा दिया है अपना 2030 के लिए। हमने कहा है कि भाई विजन 2030, अगर आपसे एग्जामिनर एक पूछ ले कि विजन 2030 करके किस देश के साथ हाल ही में हमारा, देखो ये PCS में भी पूछ सकता है, HCS होगा, UPPCS होगा या UPSC होगा, आपसे पूछा जाए कि भाई विजन 2030 हाल ही में किस देश के साथ FTA के साथ किया गया, तो इंडिया और EU के साथ किया गया है। तो EU और इंडिया के बीच में हुआ है कि 2030 तक हमें कैसे चीज़ों को अपना आगे लेकर के चलना है। तो ये भी एक न्यूज़ काम की हो गई कि विजन 2030 में क्या हो रहा है। एक बहुत ही छोटी सी न्यूज़ आई है, ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स क्या बनाई गई है, ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स। इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर के एक टास्क फोर्स बनाई जाएगी। अब ये क्या चीज़ है भाई, इसको हमें समझना पड़ेगा। तो देखो, सबसे पहले जब हम करंट अफेयर को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि भाई ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स क्या है। तो ग्रीन हाइड्रोजन जब हमें पता चलेगा, एक टास्क फोर्स जो है वो COP 2029-2024 में, देखो 2024 में जा करके 2024 में कोप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 हुई थी। ये एनवायरमेंट को लेकर के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होती है। तो हमें पहली चीज़ क्या पता चली कि ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स जो है हमारी, उसका निर्माण ऐसा नहीं है कि ये करंट अफेयर है, ये 2024 में बना दी गई थी। कब? कोप 29 के थ्रू। इनका क्या था, इनका ये था कि भाई ये ग्राउंड ब्रेकिंग डिक्लेरेशन थी जो कि एक्सेलरेट कर रही थी ग्रीन हाइड्रोजन का डेवलपमेंट को। टू एडवांस डीज डिस्कशन, एक ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च की गई अंडर, किसके अंडर? अंडर C4all 24/7 कार्बन फ्री एनर्जी कॉम्पैक्ट के थ्रू। ठीक है, तो एक इनिशिएटिव था जिसका नाम है SE। S से क्या बनेगा? सस्टेनेबल। E से क्या बनेगा? एनर्जी। FOR SE सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल, सभी के लिए सस्टेनेबल एनर्जी जो प्राप्त की जा सके। तो इसके अंडर जो है ये ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स आई थी। तो किसके इनिशिएटिव के अंदर है ये? SE सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल। उसके बाद में इसको अगर आपसे पूछा जाए कि इसको सपोर्ट कौन करता था, तो सपोर्ट करते थे इसको CEET। कौन सपोर्ट किया इसको भाई? ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स को CEET। इसमें कौन हो जाएगा? काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स फॉर एनर्जी ट्रांजिशन। ठीक है, तो यही तीन चीज़ है आपको जो याद रखनी है कि ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स क्या थी, 2024 में बनी थी COP 29 के थ्रू। किसके अंडर थी भाई? किसके अंडर लॉन्च किया गया? SE सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल, उस इनिशिएटिव के अंदर लॉन्च किया गया। और इसको सपोर्ट कौन कर रहा था? CEET, क्योंकि सपोर्ट करना बहुत आसान चीज़ होती है। अब देखो, ये हमारा करंट अफेयर होगी दूसरी न्यूज़। तीसरी न्यूज़ क्या होगी? RBI एंड ESMA के बीच एक MOU हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुई। अब आपको लगेगा कि भाई ये कौन सी इतनी बड़ी न्यूज़ होगी, लेकिन ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। कैसे? अब देखते हैं यहाँ पे कि भाई RBI और ESMA ने हमारे बीच में क्या किया है। देखो, ESMA का मतलब होता है एक्सचेंज जो सिक्योरिटी मैनेजमेंट है। ठीक है,
सिक्योरिटी मैनेजमेंट जो यूरोप में करती है उसके बीच में और इंडिया के बीच में। तो इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ हुई है ना वो ये हुई है कि CCIL को री-अप्लाई करने के लिए EU रिकॉग्नाइज कर रहा है अंडर EMIR। CCIL क्या है हमारा? CCIL है हमारा कॉम्पोजिट, जो हमारा एक हमारे ना जो बॉन्ड्स खरीदता है बेचता है, ठीक है, उसके लिए क्लियरेंस हाउस होना चाहिए, एक क्लियरेंस हाउस होना चाहिए। तो उसकी जो हमारी CCIL है वो काम करता है। और अगर हम इसको रीअप्लाई कर सकता है तो CCIL रीअप्लाई कर सकता है कहाँ पे? अब यूरोपियन यूनियन में। और अगर हम यूरोपियन यूनियन में अब रीअप्लाई कर रहे हैं इसको कि भाई यूरोपियन यूनियन इस चीज़ को मानेगा कि हाँ हम अपने बॉन्ड्स खरीद और बेच सकते हैं पूरे यूरोपियन यूनियन में। अब यूरोपियन यूनियन का मतलब है 27 देशों में, 27 कंट्रीज में। तो अगर हम कर सकते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हम अपने बॉन्ड बेचेंगे अगर वहाँ पे, तो हमारा क्या अच्छा हो जाएगा? हमारा जो, अगर आप समझेंगे इकोनॉमिकली तो हमारा क्या अच्छा हो जाएगा? तो हमारा सबसे अच्छा जो हो जाएगा वो बॉन्ड मार्केट अच्छी हो जाएगी। हमारे यहाँ पे हम किसी एक देश पे FDI के लिए या FPI के लिए फिर निर्भर नहीं रहेंगे, तो हम अपना बॉन्ड मार्केट को यहाँ से अच्छी कर लेंगे। तो आपका कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ रहा है? बॉन्ड मार्केट का, ठीक है। तो ये बॉन्ड मार्केट आपको अपनी बेसिक से पढ़नी पड़ेगी कि भाई बॉन्ड मार्केट क्या होती है, कैसे बेची जाती है, कैसे नहीं करती है, ठीक है। तो ये भी एक MOU साइन किया हुआ है। उसके बाद में आपसे अगर पूछा जाए कि भाई इसको करके इंडिया को क्या लाभ हुआ? देखो, अगर कोई दो देश व्यापार करेंगे इंटरनेशनली तो वो अपना अपना फ़ायदा देखेंगे। इंडिया को क्या व्यापार हुआ जी? इंडिया का व्यापार देखते हैं। तो अब इसमें न्यूज़ आई है कि who gains what and what next। इंडिया को क्या फ़ायदा हुआ? इंडिया को ये फ़ायदा हुआ कि मैरीन सेक्टर, केमिकल, लेदर, प्लास्टिक या रबड़, टेक्सटाइल, जेम्स और ज्वेलरी, रेलवे और एयरक्राफ्ट, जब हम पहले भेजते थे यूरोपियन यूनियन में तो यूरोपियन यूनियन उन पे कुछ ड्यूटीज लगा देती थी। जैसे मैरीन सेक्टर पे कह दिया कि भाई इंडिया से तो वो सामान चला 100 रुपये का, यूरोपियन यूनियन उस पर बोलती थी 26% टैक्स लगा दिया हमने, तो वो बन गया 126 रुपये का। तो वहाँ के लोगों को तो महंगा पड़ गया ना, वो इंडिया का सामान खरीदेंगे नहीं। इंडिया का सामान जब वो खरीदेंगे नहीं तो इंडिया का एक्सपोर्ट डाउन चला जाएगा। इंडिया का एक्सपोर्ट डाउन चला जाएगा, और जब एक्सपोर्ट डाउन चला जाता है हमारा और हमें इंपोर्ट ज़्यादा करना पड़ता है तो हमारा क्या आ जाता है? करंट अकाउंट डेफिसिट। तो ये इंडिया के लिए खतरनाक चीज़ है भाई, किसी भी देश के लिए खतरनाक है करंट अकाउंट डेफिसिट। तो हमने कहा कि भाई जो FTA से पहले आप 26% लगाते थे उसको जीरो करो, तो अब हमारा सामान 126 रुपये की बजाय 100 रुपये का जाएगा। तो वहाँ के लोगों को सस्ता पड़ेगा, लोग और ज़्यादा खरीदेंगे, हम और ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट कंट्रोल में आएगा। अब यहाँ पे देखो हमने वो सेक्टर्स ज़्यादा चुने हैं जिनमें हम लेबर इंटेंसिव हैं, जैसे कि लेदर और फुटवेयर बनाने में लेबर चाहिए, जैसे कि प्लास्टिक, टेक्सटाइल बनाने में ज़्यादा लेबर चाहिए, जैसे कि जेम्स और ज्वेलरी बनाने में, रेलवे, एयरक्राफ्ट और शिप बनाने में भी लेबर चाहिए। तो हमें अपनी जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है उसको एम्प्लॉयमेंट भी तो देना है ना, और जब वो सामान सस्ता होगा वहाँ पे तो एक्सपोर्ट ज़्यादा कर पाएंगे हम। जब ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे हम तो फिर हम उसी हिसाब से प्रोडक्शन भी तो ज़्यादा करेंगे ना, तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। तो अब ये सारी की सारी जो है 0 डिग्री पे आ गई है, 0% पे आ गई है कि ये लो भाई अब कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। लेकिन ये तो एक तरफ की कहानी हो गई। इसके बदले में हमने यूरोपियन यूनियन को क्या दिया? हम पहले उनकी जो मोटर व्हीकल्स आती थी, जो उनकी गाड़ी आती थी, उस पर 110% टैक्स लेते थे। हमने कहा कि देखो हम उसको ख़त्म नहीं करेंगे, हम उसको 10% कर देंगे। हम ऐसा नहीं 0 कर देंगे, 10% कर देंगे, और ये 10% भी कोटा लगाएंगे 2,50,000 250K, यानी कि 2,50,000 गाड़ियाँ ही एक साल में आप भेज सकते हो हमारे यहाँ पे। ऐसा नहीं कि भाई साहब बेधुआई भेज रहे हो। तो कोटा सिस्टम कर दिया हमने कहा वाइन साहब भेजिए, पहले हम 150% ड्यूटी लेते थे, अब 20% और 30% लेंगे। स्पिरिट्स भेजिए आप हमारे यहाँ पे, जब हम 150 लेते थे तो अब हम 40 लेंगे। तो हमने 0 क्या किया है फिर उनका, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि 0 क्या किया हमने, ओलिव ऑयल को 0 किया है। तो एक तो ये है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि भाई किस चीज़ को 0 किया है? एयरक्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट को 0 कर दिया, आयरन और स्टील को 0 कर दिया, फार्मा सेक्टर को उनको कह दिया कि भाई चलो 0 हो गया आपका। प्रोसेस्ड फूड जो आप भेजते हैं, बिस्किट, पास्ता, चॉकलेट, वो 0 कर दीजिए। इससे हमें क्या फ़ायदा होगा भाई? इससे हमें फ़ायदा ये होगा
कि इंडिया का जो लेबर इंटेंसिव है, जो हमारा जो लेबर इंटेंसिव जो एनुअल एक्सपोर्ट है, तो हमारा एक्सपोर्ट लगभग $35 बिलियन इमीडिएटली बढ़ जाएगा। तो यहाँ से तो हमारी पहला फ़ायदा हुआ। अगर हम देखें तो ये डील साल के लास्ट तक शुरू हो जाएगी, 4-5 महीने इसमें लगेंगे, ठीक है। और इनको कहा गया है, इंडिया को, ये इम्पोर्टेंट खबर है कि इंडिया विल रिसीव द सेम फ्लेक्सिबिलिटी। यूरोपियन यूनियन एक कार्बन टैक्स लगाती है, क्या लगाती है? कार्बन टैक्स। लेकिन उसमें उसने अमेरिका को छूट दे रखी है कि भाई ठीक है, कार्बन टैक्स में आपको छूट है। तो आपको सिंपल याद रखना है, पहला क्वेश्चन तो आपसे पूछा जा सकता है कि कार्बन टैक्स कौन लगाता है? यूरोपियन यूनियन। कार्बन टैक्स में फ्लेक्सिबिलिटी किसको दी गई थी? यूएसए को। और अब किसको मिल गई है सेम फ्लेक्सिबिलिटी? इंडिया को। और ये इसका सोर्स है, इसका डाटा सोर्स है कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री, यूरोपियन यूनियन। तो आपको समझ में आ गया आपको क्या याद रखना है? आपको मोटा मोटा ये समझ लिया आपने। इसको आप मेंस में भी यूज कर सकते हैं, इसको आप प्रीलिम्स में भी यूज कर सकते हैं। प्रीलिम्स की आपकी समझ हो गई, मेंस में आप इसको यूज कर सकते हैं कि भाई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का क्या रोल होता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किस तरीके से आपका CAD जो होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट जो होता है, या बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है, उसको एक्सपोर्ट हमें क्यों बढ़ाना चाहिए, FTA किस प्रकार से हमारी इकोनॉमिक इंजन को खींच रहे हैं। तो बहुत सारे डायमेंशन लिख सकते हैं आप। तो इस तरीके से आप जो है, ये हमारी जो पहली न्यूज़ है कि भाई इंडिया और यूरोपियन यूनियन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, उसका 360 डिग्री एनालिसिस हो गया। अब जो हमारी जो दूसरी न्यूज़ है, वो दूसरी न्यूज़ है भाई इंडिया और UAE, भारत और UAE के मध्य जो है एक फ्रेमवर्क हुआ है। तो सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा कि भाई जो दुबई के हमारे राष्ट्रपति हैं अभी, उनका नाम है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। अब इतना बड़ा नाम याद नहीं रहता है तो लोग उनको बोलते हैं MBZ, ठीक है। मोहम्मद बिन सलमान, MBS जो है वो सऊदी के हैं और MBZ जो हैं वो दुबई के हैं। अच्छा, दुबई हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन के उभरा है पिछले कुछ टाइम में। जैसे कि पिछले 10 सालों में अगर हम बात करें तो ये जो MBZ साहब है, ये 5th टाइम इंडिया आए हैं और UAE के राष्ट्रपति के रूप में वो 3rd टाइम आए हैं। तो MBZ जो है इंडिया में 3rd टाइम आए हैं एज अ प्रेसिडेंट। अब भाई अगर हम और दुबई या फिर हम और UAE इतने क्लोज आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो हम फ़ायदा भी लेंगे और कुछ ना कुछ उनको हमें देना भी पड़ेगा। तो अब बात करते हैं 1 by 1 कि हमने उनको क्या दिया और उनसे क्या लिया। तो जो पहली चीज़ है वो है भाई हमारी कि भाई हमने ट्रेड और कॉमर्स में उनसे क्या लिया। हमने UAE ने टारगेट रखा है कि 2032 तक हमें $200 मिलियन का टारगेट करना है ट्रेड का अपना। तो हमें जो है 2032 तक कितने डॉलर, $200 मिलियन का टारगेट रखा है हमने कि भाई ये तो हमें पहुंचाना ही पहुंचाना है। दूसरी चीज़, इसी चीज़ को अगर हम देखें यहाँ पे, हमारे गुजरात में एक सिटी है गिफ्ट सिटी। कौन सी सिटी? गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी में हमने कहा है कि भाई आप फर्स्ट अबू धाबी बैंक खोल लीजिए। अब अगर आप फर्स्ट अबू धाबी बैंक गिफ्ट सिटी गुजरात में खोल लेंगे तो हम आपको टैक्स में छूट देंगे। लेकिन इसका मतलब हमें क्या मिला? अब आपको लगा होगा ये न्यूज़ तो बहुत छोटी सी है। नहीं भाई, पूरी दुनिया दुबई में इन्वेस्टमेंट करने जाती है, पूरी दुनिया UAE में जाती है, घूमने जाती है, इन्वेस्टमेंट करने जाती है। तो जो वहाँ के इन्वेस्टर्स हैं, जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं, अगर उस बैंक की एक ब्रांच इंडिया में खुली होगी तो इंडिया को भी तो रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा, इंडिया में भी तो इन्वेस्टमेंट आएंगे ना उसके थ्रू। तो हमने कहा कि आप सबसे पहले जो आपका बैंक है फर्स्ट अबू धाबी बैंक, उसकी एक ब्रांच इंडिया में खोलिए, गुजरात में गिफ्ट सिटी में। दूसरी चीज़, अगर आपको लीज पे देना है कोई सी चीज़ को, अगर आपको लीज पे देना है तो आपकी एक कंपनी है DP वर्ल्ड। कौन सी कंपनी है? DP वर्ल्ड। DP वर्ल्ड अपने लीजिंग के काम, किसी चीज़ को लीज पे देती है तो DP वर्ल्ड अपने लीजिंग के काम कहाँ से करेगी? गिफ्ट सिटी से। तो यहाँ पे यही 2 न्यूज़ काम की हैं कि भाई DP वर्ल्ड लीजिंग के काम करती है, फर्स्ट अबू धाबी बैंक गिफ्ट सिटी गुजरात में आ गया। तो इससे हमारे को क्या मिलेगा? हमारे इन्वेस्टमेंट के रास्ते खुलेंगे। हम फॉरेन कोलैबोरेशन कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए? फॉर फ्यूचर बेटरमेंट। समझ आ गई? दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो भाई इसमें क्या हो जाएगा, इसमें एक न्यूज़ आई है, बहुत ही छोटी सी न्यूज़ है। छोटी सी न्यूज़ ये है कि सुपर कंप्यूटिंग UAE हमें क्या दे रहा है। UAE हमारी एक CDEC है और UAE की कंपनी है G42।
ये लोग मिलकर के भारत में एक सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर बना रहे हैं। क्यों? अब पढ़ते हैं। इंडिया यूएई G42 बिल्ड 8 एक्साफ्लोप AI सुपर कंप्यूटर इन इंडिया। तो ये जो G42 कंपनी है ये इंडिया की CDAC के साथ मिलके, किसके साथ मिलके? CDAC के साथ मिलके एक क्लस्टर बना रही है। इतने बड़े बड़े 8 सुपर कंप्यूटर बनाए जाएंगे। क्यों? इससे क्या होगा भाई? व्हाट इज दिस एक्साफ्लोप्स? एक्साफ्लोप वो चीज़ होती है, देखो, जब कोई कंप्यूटर 10 की पावर 18 यानी कि 1 क्विंटिलियन मैथमेटिकल चीज़ें सोल्व कर दे 1 सेकंड में। भाई हमें आगे अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे जाना है, दुनिया के साथ भागना है, तो हमें सुपर कंप्यूटर चाहिएंगे। अब सुपर कंप्यूटर चाहिएंगे तो उसके लिए एक क्लस्टर चाहिएगा। तो हमने कहा कि 8 सुपर कंप्यूटर बनाएंगे। दुबई से कहा हमने कि भाई आप काफ़ी एडवांस जा चुके हैं इस चीज़ में, तो अगर आपको हमसे कुछ चाहिए, अगर आपको हमारा पैसा चाहिए, अगर हमसे सहयोग चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो हमें भी तो दो ना उसके बदले में। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हमारी एक कंपनी है G42 मिल करके आपके साथ एक सुपर कंप्यूटर बनाएगी, सुपर कंप्यूटर के क्लस्टर्स बनाएगी। टोटल 8 सुपर कंप्यूटर होंगे उसमें। तो हमने कहा ओके, इट्स गुड फॉर अस। तो आपको क्या याद रखना है यहाँ पे? आपको सिंपल याद रखना है G42 8 एक्साफ्लोप AI सुपर कंप्यूटर भारत में बनाए जा रहे हैं। अगर आप देखोगे कि भाई TCS लेवल में, तो PCS लेवल में तो सीधा पूछ ले जाएगा G42। UPSC भी आजकल क्या करेगा? UPSC भी पूछता है कि भाई कंपनी का नाम बदल देगा, यहाँ पे देश का नाम बदल देगा, ये क्लस्टर कौन बना रहा है। तो आपको न्यूज नहीं सिर्फ कि भाई मैगजीन पढ़ ली, न्यूज़ पढ़ ली, नहीं, उसका 360 डिग्री सोचो कि ये कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। तो ये साइंस एंड टेक में हो गया हमारा यूज। उसके बाद में हमने जो है एक समझौता और किया है UAE के साथ। हमने UAE को कहा है कि देखो साहब, ऐसा है, हमारी एक SIR है धोलेरा, ठीक है, स्पेशल जो हमारा इन्वेस्टमेंट रीजन है उसको क्या बोलते हैं हम? धोलेरा। गुजरात में एक जगह है धोलेरा, वहाँ पे हम एयरपोर्ट बनाना चाह रहे हैं, पोर्ट बनाना चाह रहे हैं, स्मार्ट टाउनशिप करना चाह रहे हैं। तो भाई पैसा कौन लगाएगा? धोलेरा में जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन है उसमें पैसा कौन लगाने जा रहा है? UAE। किस चीज़ के लिए? ये धोलेरा है हमारा। यहाँ पे एक मॉडर्न सिटी बनाना चाहते हैं हम, कंट्री फ्यूचर। अब यहाँ पे UAE क्या बनाएगा हमारे साथ मिल करके कि भाई मैं पोर्ट बना दूंगा, मैं पोर्ट बनाने में भी मदद करूँगा, मैं टाउनशिप बनाने में भी मदद करूँगा। तो इससे हमारे यहाँ पे क्या आएगी? धोलेरा में इन्वेस्टमेंट आएगी। धोलेरा में इन्वेस्टमेंट आएगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर तेज़ी से बढ़ेगा, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, कंपनी जो है तो टेंडर्स मिलेंगे, तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ एक तरीके से शुरू हो जाएगी। समझे भाई? तीसरी चीज़ क्या होगी? तीसरी चीज़ अगर हम यहाँ पे देखें तो तीसरी चीज़ ये होगी कि भाई एक न्यूज आई है HPCL, इंडिया की एक कंपनी है HPCL, और UAE की एक कंपनी है एडनोक। इनके बीच, हमारे बीच में 10 साल का समझौता हुआ है कि 10 साल, ठीक है, 2028 से, आज से नहीं 2028 से 500,000 मैट्रिक टन की जो LNG है वो हमें अगले 10 साल तक UAE देगा। आज से नहीं, 2028 से। चलिए साहब, अब ये क्या है? देखो, ये होती है LNG के प्लांट। तो इंडिया में HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम जो है, और जो एडनोक गैस है, एडनोक गैस एजेंसी है, उनके बीच में एक समझौता हो गया कि भाई आप जो है हमें UAE जो है वो LNG देगा। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज दिस LNG और हमें क्यों चाहिए? अब देखो, 3 तरीके की G होती है। पहली LPG, दूसरी CNG, फिर PNG और LNG। LPG किससे बनी होती है भाई? LPG आपकी बनी होती है ब्यूटेन और प्रोपेन से। CNG क्या होती है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है, मीथेन से बनी होती है मेनली। PNG क्या बनी होती है? ये भी मीथेन से बनी होती है। और LNG क्या होती है? लिक्विफाइड नेचुरल गैस, ये भी मीथेन से ही बनी होती है। जो आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है, LPG को तो आप क्या करते हैं? लिक्विड कर देते हैं मॉडरेट प्रेशर में डाल करके और सिलेंडर्स में डाल देते हैं। CNG को आप गैस को कंप्रेस करते हैं हाई प्रेशर में और इनको हैवी सिलेंडर्स या टैंक में यूज करते हैं। और यहाँ पे आप जो है PNG को लो प्रेशर में डालते हैं, गैस की पाइपलाइन के थ्रू भेजते हैं घरों में ताकि चूल्हे वूल्हे जल सके आपके। LNG को आप लिक्विड करते हैं वेरी लो टेम्परेचर। कितना लो टेम्परेचर? -162 डिग्री।
और इसको क्या बोलते हैं, क्रायोजेनिक पॉइंट। ठीक है। डेंसिटी क्या होती है, एलपीजी हवा से भारी होती है, इसीलिए ये जो है हवा से जब भारी होगी तो ये जब लीक होगी तो ग्राउंड की तरफ आ जाएगी नीचे। ये लाइटर देन एयर होती है, सीएनजी हवा में उड़ जाएगी, डिस्पर्स हो जाएगी क्विकली। पीएनजी भी डिस्पर्स हो जाएगी क्विकली। एलएनजी भी लाइटर होती है हवा से और डिस्पर्स हो जाएगी बहुत क्विकली। यूज क्या होता है, एलपीजी डोमेस्टिक कुकिंग में यूज होती है, हीटिंग। ओके। सीएनजी ट्रांसपोर्ट फ्यूल है, गाड़ी और बसों में यूज होती है। पीएनजी डोमेस्टिक कुकिंग में यूज होती है। अब ये जो एलएनजी हम लेकर के आए हैं ये क्यों इम्पोर्टेंट है भाई, ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट एंड इंडस्ट्रियल यूज। अब अगर हम एक तरफ तो दुनिया के साथ एफटीए करते जा रहे हैं कि भाई साहब हम तुम्हारे यहाँ पे सामान भेजेंगे, हमारी टैक्स छूट करो। अब उस टैक्स छूट को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे हमारे। जब हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो हमारी फैक्ट्रीज को लगातार काम करना पड़ेगा, और जब हमारी फैक्ट्रीज को काम करना पड़ेगा तो जब हमारी इंडस्ट्रीज ज़्यादा काम करेंगी तो हमें एक एलएनजी भी चाहिए होगी, और जब हमें एलएनजी चाहिए होगी तो उसके लिए एग्रीमेंट भी करना पड़ेगा। तो हमने किसके साथ किया है, यूएई के साथ, कि भाई 2028 से लेकर के अगले 10 साल तक आप हमें क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, आप हमें ये सब चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ताकि हमारा पेस बना रहे, ताकि हमें किसी और के पास धक्के ना खाने पड़े। समझ गए, ये डिफरेंस होता है। तो एलएनजी, पीएनजी, सीएनजी, एलपीजी, ये चारों क्या होता है, ये होता है। तो आपका एनवायरमेंट कवर हो गया यहाँ पे, और आपने एक एनालिसिस किया कि भाई क्या चीज़ क्या होती है। चलिए नेक्स्ट जो न्यूज आई है इसी चीज़ को लेकर के, एक इंडिया हाउस ऑफ इंडिया बनाया जाएगा अबू धाबी में फ्यूचर में। किस चीज़ के लिए, कल्चर के लिए क्या बनाया जाएगा, हाउस ऑफ इंडिया। अब हाउस ऑफ इंडिया क्या है जी, देख लीजिए। अब देखो, यूएई एंड इंडिया ने स्टैब्लिश किया है हाउस ऑफ इंडिया। यूएई बोलते हैं इंडिया को कि यूएई तो आपका सेकंड हाउस है। अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी गए थे वहाँ पे, तो उन्होंने क्या बोला था कि यूएई तो मेरा दूसरा घर है, सेकंड हाउस। तो हाउस ऑफ इंडिया किसके कहाँ बनाया जाएगा, हाउस ऑफ इंडिया कहाँ बनाया जाएगा भाई, ये बनाया जाएगा अबू धाबी में। तो हाउस ऑफ इंडिया करके याद रखना कि अबू धाबी में बनाया जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हुई है, एक समझौता हुआ है। भारत ने 2025 में शांति अधिनियम पारित किया था, और शांति अधिनियम पारित करके स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स बनाने की कोशिश की थी, और उसके लिए हमने कहा था कि हम यूएई का साथ लेंगे। तो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के लिए और शांति समझौते के थ्रू हमें चीज़ें चाहिए। अब हमें समझना पड़ेगा कि तो बहुत छोटी सी न्यूज आई, जिसको तो मैगजीन वाले कवर भी नहीं करेंगे कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर क्या ज़रूरत है भाई। ठीक है, कर देंगे तो कर देंगे, ठीक है। देखो ये न्यूज़ बहुत छोटी सी नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अब समझो कैसे। अब सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज शांति एक्ट, और इंडिया न्यूक्लियर डेवलपमेंट प्रोग्राम में क्या चाहता है। देखो हमें 2024 में इंडिया को एक शांति एक्ट लेकर के आना पड़ा। शांति एक्ट का मतलब क्या है, सस्टेनेबल, एस से सस्टेनेबल, एच से हार्नेसिंग, ए से एडवांस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, एन से न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हमने कहा कि हम सस्टेनेबल तरीके से और न्यूक्लियर एनर्जी का एडवांस रूप बना करके हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे इंडिया को। हमने कहा हम पुरानी चीज़ें बदल रहे हैं भाई, एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 ये भी बदलेंगे, रेडिएशन प्रोटेक्शन रूल्स 1971 ये भी बदलेंगे, और सिविल लायबिलिटी भी बदल देंगे। अब हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस क्या किया है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या इंट्रोड्यूस किया हमने, अपडेट लायबिलिटी एंड कंपनसेशन फॉर न्यूक्लियर ऑपरेटर्स। अब मैं इसको समझाऊंगा धीरे धीरे क्या होता है ये, की फीचर्स क्या है शांति एक्ट के। हमने सबसे पहले कहा है कि अगर हमें न्यूक्लियर एनर्जी बनानी है, न्यूक्लियर से एनर्जी बनानी है, देखो हम कोयला नहीं जला सकते, ये दुनिया कोयले से आगे बढ़ेगी। कोयला जला के बिजली कब तक बनाएंगे, हम नहीं बना सकते। तो हमें अल्टरनेटिव वेज ढूंढने पड़ेंगे। अगर हम अल्टरनेटिव वेज ढूंढना चाहते हैं तो हमारा एक क्लीन फ्यूल बनाने के लिए एक तरीका है न्यूक्लियर। न्यूक्लियर का यूज हम बिजली बनाने के लिए कर सकते हैं, लेकिन न्यूक्लियर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम। न्यूक्लियर किसी प्राइवेट के हाथ में देने से ना सरकार पहले पीछे हटती थी। अब मोदी साहब ने कहा है कि देखो ऐसा है, सबसे पहले तो प्राइवेट सेक्टर्स पार्टिसिपेट करेंगे न्यूक्लियर इंडस्ट्री में। अब भाई अंबानी साहब हैं, टाटा साहब हैं हमारे, और अडानी ग्रुप है, ये सब भी आओ भाई, पैसा लगाओ, एनर्जी बनाओ, बिजली महंगी बेच लेना थोड़ी, तुम भी फ़ायदा कमाओ। इससे सरकार को क्या होगा, सरकार को इन्वेस्टमेंट मिलेगी। अब हर चीज़ सरकार नहीं कर सकती ना, अब अपने पैसे लगा करके, प्राइवेट वाले भी आओ आगे। अब हमने कहा कि यस हम एक न्यूक्लियर सेफ्टी बोर्ड बनाएंगे कि भाई कोई दिक्कत होती है तो ये न्यूक्लियर सेफ्टी बोर्ड रहेगा,
हमने कहा कि भाई ऑपरेटर्स की जो लायबिलिटी है और कंपनसेशन है, अगर कोई एक न्यूक्लियर रिएक्टर को ऑपरेट कर रहा है और उसमें कोई दिक्कत आ गई तो उसका जो लायबिलिटी है, उसका जो इंश्योरेंस है, उस चीज़ को हम मैनेज करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनहेंस्ड लायबिलिटी एंड कंपनसेशन, ये मैं इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ, इसको समझो। इंडिया ने नई लिमिट बनाई है कि हम 1500 करोड़ रुपए तक का इंश्योरेंस देंगे। कितने तक का? 1500 करोड़ रुपए तक का। ठीक है, ऑपरेटर्स को 1500 करोड़ रुपए तक का जो उनका खर्च होगा उसका वो इंश्योरेंस करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने इंश्योरेंस की लिमिट कितनी रखी है? 1500 करोड़ रुपए। रशिया में कितनी है? 974 करोड़। फ्रांस में कितनी है? 950 करोड़। तो हमने उनको कॉन्फिडेंस देने के लिए इंडिया ने कितनी लिमिट रखी है? 1500 करोड़ का आप इंश्योरेंस करवा सकते हैं। गवर्नमेंट के प्लान क्या है इसको लेकर के? गवर्नमेंट ये चाह रही है कि भाई जो हमारे पास अभी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है हमारी, वो है 7500 मेगावाट। इस 7500 मेगावाट को 2030 तक 20,000 मेगावाट कर दें। जो अभी हमारी करंट कैपेसिटी है उसका 3 गुना हम 2030 तक बढ़ा दें। और उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें चाहिए बड़े बड़े रिएक्टर नहीं, छोटे छोटे रिएक्टर, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, ताकि वहाँ पे हम बिजली बना सकें। देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हमें कुछ ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाई न्यूक्लियर से कुछ खतरे भी हैं। जैसे कि यूएसए में 1979 में 3 माइल आइलैंड में कुछ लफड़ा हो गया था। चैम्बरलिन, ये तो यूएसएसआर में कोर ही फट गया था। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कुल मिला करके कि भाई किस तरीके से आप कर सकते हैं उसके बाद में। तो इसलिए इसको बोलते हैं शांति एक्ट। समझ आ गया? तो आपको एक तो लायबिलिटी वाला याद रखना है इम्पोर्टेंटली, और आपको ये याद रखना है कि कितना हम फ्यूचर आउटलुक कर रहे हैं उस चीज़ को देखने के लिए। यहाँ पे सबसे बड़ी जो चीज़ हुई है वो ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। व्हाट इज दिस स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर? स्मॉल का मतलब होता है जो ट्रेडिशनल जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उनसे छोटे। व्हाट इज दिस मॉड्यूलर? मॉड्यूलर का मतलब क्या होता है? अगर आपसे एग्जामिनर इंटरव्यू में पूछे कि बेटा ये बताओ कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर चल रहे हैं, मॉड्यूलर क्या है इसमें, व्हाट इज दिस मॉड्यूलर, तो आप उनको समझाओगे कि सर मॉड्यूलर जो होते हैं वो प्री असेंबल्ड होते हैं फैक्ट्रीज में, और उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है साइट पे। पहले फैक्ट्री में सारा सामान बना लिया पुर्जे पुर्जे जोड़ करके, ठीक है, फिर मौके पे ले जाके फिट कर देंगे सबको, बन गया रिएक्टर। तो इसलिए बोलते हैं उनको प्री असेंबल्ड इन फैक्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्ट टू द साइट फॉर क्विक इंस्टॉलेशन। रिएक्टर किस चीज़ का यूज करते हैं भाई? रिएक्टर यूज करते हैं न्यूक्लियर फिजन का, फ्यूजन का नहीं, फिजन का। तो न्यूक्लियर फिजन का, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि न्यूक्लियर फिजन का यूज होता है इसमें। जो ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर हैं ये 300 मेगावाट की बिजली बना सकते हैं। जो ट्रेडिशनल जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं ना बड़े बड़े, वो उनसे 3 गुना कम, लेकिन ये 300 मेगावाट तो एक बार में बिजली बना देंगे। एसआरएम जो होते हैं वो लो कार्बन इलेक्ट्रिसिटी यूज बना सकते हैं, तो इसलिए वो डीकार्बनाइजेशन में भी हमारी हेल्प कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को हम कम कर सकते हैं इस दुनिया से। व्हाट इज द बेनिफिट? इंडिया इतना जोर क्यों लगा रहा है? यूएई के साथ हम कह रहे हैं कि भाई साहब हमारे यहाँ पे आके डेवलप करो, तुम पैसा लगाओ ना। तो हम क्यों लोग जोर लगवा रहे हैं? क्योंकि इससे सभी को बिजली मिलेगी, पूरे भारत में सभी को बिजली दे सकते हैं हम। ग्रिड स्टेबिलिटी आएगी, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन हो जाएगा, सेफ्टी, फ्यूल एफिशिएंसी, समझ गए? उसके बाद में डिप्लॉयमेंट फ्लेक्सिबिलिटी, लैंड यूज एफिशिएंसी और इन्वायरमेंट फ्रेंडली। क्यों? क्योंकि जब हम ट्रेडिशनल न्यूक्लियर प्लांट में जितना पानी डालते हैं ना उससे 30 से 60% कम पानी चाहिए स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर को। दिक्कत क्या है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर में? दिक्कत ये है भाई साहब, एक तो इसकी कॉस्ट ज़्यादा हो सकती है। न्यूक्लियर वेस्टेज जो इससे रेडिएशन पदार्थ निकलेगा उसका क्या करेंगे, ये भी हमें सोचना है। सिक्योरिटी रिस्क भी है भाई, अगर फट फुट गया कुछ चीज़ें, ठीक है। तो ये सब हमारे सामने कुछ प्रॉब्लम्स है। तो ये मेंस का मटेरियल हो गया और ये प्री का हो गया यहाँ तक का, ठीक है, और ये सारा का सारा मेंस का हो गया। तो आपको न्यूज़ को ऐसे ही 360 डिग्री में समझना पड़ेगा। अब यहाँ तक आपकी जो है इंडिया और यूएई के जो फ्रेमवर्क्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं।